नाज़रीन, अमेरिका ने जो ताइवान को असलहा सेल किया है उसके बाद जंग के खतरात जब वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर चले गए हैं और जिस दिन ये खबर आई थी उसके बाद ये बिल्कुल वाज़ेह था कि अब यहां पर एक एस्केलेशन जब वो होने जा रही है, क्योंकि इस असलहे को सेल करने का मकसद ही यहां पर एक प्रोवोकेशन है और ये बिल्कुल आप इसको यूक्रेन का जो केस है उसके साथ मिलाकर जब वो देख सकते हैं, जिसमें यानी रशिया जो है वो बार बार अपने कंसर्न शो करता रहा लेकिन फिर भी उसकी बात नहीं सुनी गई। तो अल्टीमेटली रशिया मजबूर हो गया कि उसने एक मिलिट्री अटैक जब लॉन्च कर दिया। तो ये ताइवान में भी यही कुछ यानी जो प्रोवोकेशन हो रही है उसका नतीजा एक लाजमी जंग की सूरत में निकलेगा। इस वक्त खबर ये सामने आ रही है कि चाइना ने एक इमरजेंसी लार्ज स्केल जो ड्रिल्स हैं वो ताइवान के इर्द गिर्द जब शुरू कर दी हैं। पूरे आइलैंड को जब वो घेर लिया गया है, पूरे ताइवान का मुहासरा चाइना की जानिब से जब कर लिया गया है। इससे पहले भी 1 से 2 मरतबा इस नौयत की ड्रिल्स हुई हैं, लेकिन ये जो हो रही हैं इसका स्केल पहले वालों से भी बड़ा है। और जब भी इस नौयत की ड्रिल्स होती हैं जिसमें आइलैंड को घेरा जाता है, ब्लॉकेड किया जाता है, तो उस वक्त नेटो फोर्सेस, खासकर जो अमेरिकन फोर्सेस हैं, वो हाई अलर्ट के ऊपर होती हैं, क्योंकि ताइवान और अमेरिका का ये कहना है कि चाइना ये जो ड्रिल्स कर रहा होता है, ये ड्रिल्स करते करते ऐसा भी पॉसिबल है कि चाइना इसको एक रियल अटैक के अंदर तब्दील कर दे। यानी नजर आ रहा है कि वहां पर वो ड्रिल्स कर रहे हैं, अचानक पता चले कि उनके मिसाइलों का रुख जो है वो ताइवान की तरफ हो गया है, उनके टैंकों का, उनके जंगी बेड़ों का, उनके जहाजों का रुख जो है वो ताइवान की तरफ हो गया है। ज्यादा दूर वो नहीं होते हैं, ताइवान की कोस्टल लाइन से वो ज्यादा दूर नहीं होते हैं। तो ये चंद मिनट्स की गेम है कि उनके जहाज अगर इधर रुख करें तो ये सिर्फ चंद मिनट्स है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना। तो यानी अमेरिका ये कहता है उनकी फोर्सेस हाई अलर्ट के ऊपर चली जाती हैं, क्योंकि जंगी मशकें करते करते कब चाइना जो है वो एक रियल अटैक शुरू कर दे इसमें पता भी नहीं चलना है। तो इस वक्त जो है वो उस सारी एयर स्पेस को चाइना ने बंद कर दिया है और जो सिविलियन एयरक्राफ्ट्स हैं उनको उधर आने से रोक दिया है, जो कमर्शियल बहरी जहाज हैं उनको इस तरफ आने से जब रोक दिया गया है। अच्छा, ये काम हुआ है। साथ क्या हुआ है कि नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल लॉन्च कर दिए हैं। नॉर्थ कोरिया ने भी साथ ही एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं और उन्होंने तो मिसाइल लॉन्च भी किए हैं और वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स उन्होंने लॉन्च किए हैं जो न्यूक्लियर कैपेबल हैं। नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर कैपेबल लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो टेस्ट किए हैं, उन्होंने भी अपने एक्सरसाइजेस शुरू कर दिए। तो इस वक्त पैसिफिक जो है वो आप कह लें कि पीक एस्केलेशन की तरफ चला गया है। उधर चाइना, उनकी एक्सरसाइजेस हो रही हैं, पूरे आइलैंड का उन्होंने ब्लॉकेट शुरू कर दिया है और उधर नॉर्थ कोरिया ने शुरू कर दिया है। तो इसकी बड़ी पॉसिबिलिटी है कि चाइना से पहले ही जो नॉर्थ कोरिया है वो किसी जंग के अंदर जब वो कूद जाए। तो मामला यहां पर बड़ी तेजी के साथ जब वो खराब हो रहे हैं। और एक बात ध्यान में रखिए कि चाइना बिल्कुल ताइवान पर हमला नहीं करना चाहता है, लेकिन इस जंग को कभी भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है। यानी ये हमला आज भी हो सकता है, ये हमला कल भी हो सकता है ये 4 साल हमला ना हो, लेकिन ये सारा फैसला किसके ऊपर खड़ा है? एक शख्स के फैसले के ऊपर खड़ा है, यानी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। उन्होंने एक साइन करना है और ये हमला लॉन्च हो जाएगा। प्रोवोकेशन में तो कोई कसर नहीं है। तो मतलब किसी भी वक्त चाइना ये फैसला कर सकता है। अमेरिका की असेसमेंट ये है कि ये 2027 तक हमला होगा, ठीक है ना, लेकिन जिस तरह से प्रोवोकेशन हो रही है तो ये कभी भी हो सकता है। 2027 में नहीं, 2026 में भी हो सकता है, ठीक है ना, ये 2025 के अंदर भी हो सकता है, अगले 48 घंटों में भी हो सकता है। यानी जो तैयारी होती है ना वो इस नौयत की होती है। ये जो मुल्कों की सिक्योरिटी होती है उस पर कोई 1% भी कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। यानी आप कोई 100% ये नहीं कह सकते कि हमला 2027 में ही होगा, तब तक सोते रहो, ऐसा नहीं होता। ये जहां पर मामलात अब चले गए हैं ताइवान के, जिस लेवल की एस्केलेशन हो गई है, तो अब हर दिन जो है वो ताइवान भी सोच रहा होगा और हर दिन अमेरिका भी सोच रहा होगा। जब इस तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं तो फिर मामला जो वो पीक एस्केलेशन की तरफ जो वो होता है। अच्छा, बहरहाल अब जरा मिडिल ईस्ट से जो खबरें आ रही हैं पहले वो आपके साथ शेयर करते हैं। सोमालीलैंड, अच्छा, वो पूरा ओआईसी हिला हुआ है। सऊदी अरेबिया की स्टेटमेंट आ रही है, मिस्र की आ रही है, टर्की की आ रही है, जॉर्डन की आ रही है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कतर की आ रही है। अच्छा जी, तो यमन की भी एक स्टेटमेंट आई है। ये पूरा ओआईसी एक तरफ और यमन एक तरफ। यमन ने क्या स्टेटमेंट जारी किया? यमन ने कहा है कि अगर इजराइल यहां पर आता है सोमालीलैंड में, अगर इजराइल की बेस यहां पर बनेगी तो जिस दिन ये बेस बनेगी उसी दिन से हमारे हमले सोमालीलैंड पर शुरू हो जाएंगे, इजरायली बेस पर। यानी पूरे ओआईसी की स्टेटमेंट जारी हो चुकी है, ये गलत है, ये फलां होगा,
ये इलीगल है, ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। 2 साल की जेनोसाइड जो कि अभी तक जारी है, लेबनान में जंगी जराइम, शाम में जंगी जराइम, ईरान में जंगी जराइम, यमन के अंदर जंगी जराइम। उसके बाद ओआईसी की स्टेटमेंट यह है कि यह इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। तो यमन की भी एक स्टेटमेंट है। यमन ने कहा है कि अगर इसराइल सोमालीलैंड में आ रहा है तो फिर यह सुन ले कि वो हमारे निशाने के ऊपर है, हम सोमालीलैंड के ऊपर अटैक करेंगे, यानी वो इजरायली बेस के ऊपर हम बराह रास्त अटैक करेंगे। और उन्होंने कहा यह तो बिल्कुल हमारे सामने है, यहां तो हम वो 2000 किलोमीटर दूर जाकर अटैक करते हैं ना, तो ये तो हमारे बिल्कुल सामने है ना सोमालीलैंड, तो ये इनकी बेस जो है वो हमारे मिसाइलों के निशाने पर होंगी और सबसे पहले हम अटैक करेंगे। यमनी आर्म्ड फोर्सेस कंसीडर इजरायली प्रेजेंस इन सोमालीलैंड अ मिलिट्री टारगेट। इजराइल जहां जहां सोमालीलैंड में होगा वो हमारा मिलिट्री टारगेट है। अंसारुल्लाह के लीडर ने कहा वी कंसीडर एनी इजरायली प्रेजेंस ऑन सोमाली सॉइल, ठीक है ना, अ मिलिट्री टारगेट फॉर आवर फोर्सेस। चूंकि सोमालीलैंड सोमालिया का हिस्सा ना, तो सोमाली सॉइल के ऊपर कोई इजरायली प्रेजेंस जो है वो हमारा निशाना होगा, वो हमारी फौजों के लिए लेजिटिमेट टारगेट होगा। यह है तरीका इजराइल को कन्फ्रंट करने का, ठीक है ना। पूरा ओआईसी एक तरफ खड़ा है और यमन एक तरफ खड़ा है। तो अभी जो है वो ये अरब ममालिक, टर्की, ये सारे जो है ये यूरोपीय यूनियन के पास जा रहे हैं, फिर अमेरिका के पास भी जा रहे हैं, फिर यूनाइटेड नेशन में भी जा रहे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये इधर 2-4 दिन लगेंगे। तो डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस, ये सारा ये कोशिश करेंगे कि इजराइल का जो फैसला है उसको रिवर्स किया जाए, जो कि इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये फेल होंगे। इजराइल का फैसला जब रिवर्स नहीं होगा और ना यूरोपीय यूनियन इनकी मदद कर सकेगा, जैसे उसने जेनोसाइड को नहीं रुकवाया, ना अमेरिका कर सकेगा, ना ही यूएन इनकी कोई मदद कर सकेगा। तो देखना है कि उसके बाद फिर ये क्या फैसला लेते हैं। अगर ये कहते रहे डिप्लोमेटिक, अगर ये कहते रहे नेगोशिएशंस, तो ये एक और स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है जो ये करने जा रहे हैं। देखिए, आप एक नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर नहीं है, ठीक है ना, एक ऑर्डर टूट रहा है, आपके सामने एक ऐसी ताकत है जो किसी का लिहाज नहीं करती, जिसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, जो इतने मुल्कों के ऊपर मुसलसल बमबारी कर रहा है। आपका सामने एक ऐसी ताकत के साथ है जिसके सामने, जिसने यूनाइटेड नेशन की तारीख में सबसे ज्यादा लोगों को मार दिया। उसने ना डॉक्टर्स देखे हैं, ना एड वर्कर्स देखे हैं, ना नर्सेज देखी हैं, ना जर्नलिस्ट देखे हैं, ना औरतें देखी हैं, ना बच्चे देखे हैं। आप जी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हो रही है, डिप्लोमेटिक रास्ता लेना चाहिए, नेगोशिएशंस होनी चाहिए, हम रिजेक्ट करते हैं, हम कंडेम करते हैं। अगर ये इसी रास्ते के ऊपर रहे और इसी अप्रोच के ऊपर रहे, और इन्होंने अभी जो स्टेटमेंट भी आई है 21 ओआईसी कंट्रीज की, उसमें भी उन्होंने यही लिखा है कि डिप्लोमेटिक होना चाहिए, नेगोशिएशंस होनी चाहिए, यानी उसमें उन्होंने कोई मिलिट्री और ये बात उसमें नहीं लिखी है। ठीक है, ना लिखे, लेकिन बात क्या है कि अगर ये मिलिटरली इजराइल को नहीं रोक सके, क्योंकि रास्ता एक ही है, बाकी इजराइल रुकने वाला नहीं है, तो उसका नतीजा क्या होगा, इनके फेलियर का नतीजा क्या होगा कि ये पूरा जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यानी सुडान ऊपर आ गया, सुडान में जंग ऑलरेडी जारी है, सुडान से नीचे सोमालिया, ठीक है, सोमालिया और सोमालीलैंड की जंग, इथोपिया, इरिट्रिया, ये सारे जो है वो जंग के अंदर ड्रैग हो जाएंगे। सामने यमन है और यमन कह रहा है कि हम तो अटैक करेंगे। यमन में भी एक खाना जंगी जो है वो जारी है, सुडान में खाना जंगी, यमन में खाना जंगी, तो सोमालिया में खाना जंगी, और इथोपिया भी इसमें ड्रैग होगा और इरिट्रिया भी इसमें ड्रैग होगा। तो अब आप देखेंगे ये सारा जो है वो कनेक्टेड हो जाएगा और पूरी रेड सी की सिक्योरिटी बर्बाद हो जाएगी, पूरे रेड सी की सिक्योरिटी बर्बाद हो जाएगी। और ये मिस्र के लिए डायरेक्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, सऊदी अरेबिया के लिए डायरेक्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। तो ये जो ईस्ट अफ्रीका है, यानी ये बराह रास्त कनेक्टेड है मिडिल ईस्ट के साथ। जो कुछ सुडान में होता है वो यमन में होता है। ये एक दूसरे से, यानी इनके फाइटर्स भी उधर उधर जा रहे होते हैं, असलहा भी स्मगल हो रहा होता है, यानी ये आपस में बहुत कनेक्टेड है। तो पीस थ्रू स्ट्रेंथ अगर होना है तो वो स्ट्रेंथ इजराइल पर अगर ये अप्लाई करेंगे तो उसके नतीजे में पीस होगा। यानी इनकी खामोशी का, इनके फेलियर का मतलब ये नहीं होगा कि ठीक है मामला चल रहे हैं, उसका मतलब ये होगा कि ये एक बड़ी जंग का दरवाजा खोल रहे हैं, एक बड़ी जंग का ये दरवाजा खोल रहे हैं। तो रास्ता वही है जो यमन ने लिया। अगेन इसमें ये इनको कोई नहीं कह रहा कि ये जंग छेड़े इजराइल के साथ, लेकिन एक तासुर तो दें कि हम उस हद तक भी जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इजराइल को एक बात का घमंड है, एक बात का उसको यकीन है कि ये मिलिटरली हमें रोकने के लिए तैयार नहीं। तो बाकी उसका इमेज क्या है, इंटरनेशनल लॉ की क्या हो रही है, क्या यूएन की वायलेशंस हो रही है, इससे इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर ये अटैक नहीं करते तो कम से कम उसका तासुर तो दें यूरोपीय यूनियन को, वेस्ट को, अमेरिका को, उनको यकीन हो कि ये हमला कर सकते हैं। तो फिर आप देखेंगे कि एक रियल प्रेशर जो है वो
और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यमन, हिजबुल्ला, रेजिस्टेंस, ये सारे रीजन के और ओआईसी वर्ल्ड के एसेट्स हैं। ये पता नहीं किसने डिजास्टर्स अप्रोच ये लेकर बैठे हुए हैं। आप दुनिया किस में है, मतलब आपके सामने दुश्मन कौन है? तो ये तो एसेट है, अंसारुल्लाह, हिजबुल्लाह, ये इनका एसेट है। अगर ये इनको इस्तेमाल करे तो उल्टा ये इन्हीं को कमजोर करने में लगे हुए हैं। और आज आप देख लीजिए, टर्की को बराह रास्त नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है इजराइल से, मिस्र को बराह रास्त नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, कतर सोमालीलैंड के मामले में कह चुका है, सऊदी अरेबिया जो है वो इस हवाले से बहुत ज्यादा कंसर्न है कि ये उसके लिए डायरेक्ट जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट है। तो जरूरत इस अमर की है कि इस माहौल में सही अप्रोच के साथ जब वो आगे बढ़ा जाए। अच्छा, अब दूसरी खबर यह है, आज इजराइल से बड़ी खबर है। एक तो देखें, इजराइल अपने आप को प्रिटेंड करता है कि वो बहुत पावरफुल है, लेकिन बहरहाल इस जंग ने जो इजराइल को अंदर से डैमेज किया है उसकी रिपोर्ट्स अब आ रही हैं, यानी अंदर से ये खोखला हो रहा है। अच्छा, इस सब के बावजूद इजराइल की मिलिट्री कार्रवाइयां क्यों जारी हैं, उसकी वजह मैंने आपको बता दी है। वो रीजन की कमजोरी है, यानी जब रीजन आगे से एक शॉट भी फायर करने के लिए तैयार नहीं है, तो इजराइल इतना ताकतवर तो है, उसके बाद जंगी त्यारे, एक फोर्स वेस्ट कि वो बमबारी तो कर सकता है। यानी इजराइल इतना ताकतवर नहीं है कि वो अगर रीजन खड़ा हो जाता तो वो जंग जारी रख सकता, इतना ताकतवर नहीं है वो। तो इन्होंने इतनी, मतलब ये इतने बैकफुट के ऊपर चले गए हैं, इतने ये खौफजदा हुए हैं कि उससे इजराइल के लिए ये सारे रास्ते हमवार हुए हैं। तो इजराइल अंदर से बहरहाल खोखला हो रहा है। आज जो रिपोर्ट सामने आई है कि इजराइल की जो बड़ी टेक कंपनीज हैं और वेस्ट की जो टेक कंपनीज उनके यहां पर सारी प्रोडक्शन हो रही है, वो यहां से अब जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल सारा टेक्नोलॉजी के ऊपर खड़ा हुआ ना, तो वो बड़ी टेक कंपनीज है वो यहां से खत्म करके अपने ऑपरेशन जा रही हैं, अपने जहां पर फैक्ट्रीज खत्म कर रही हैं। इनके बड़े बड़े जो टेक वर्कर्स हैं वो यहां से लीव कर रहे हैं। उनका जो नेशनल टेक इंस्टीट्यूशन है उसने ये रिपोर्ट जारी की है। ये बहुत बड़ी यानी रिपोर्ट है, ये इजराइल की अंदरूनी हालत है। तो ये रीजन के पास ये ताकत और लेवरेज थी कि अगर वो सही अंदाज में खड़ा होता तो इजराइल को रोक सकता था। इजरायली टेक सेक्टर फेस राइज इन रीलोकेशन रिक्वेस्ट, वो रीलोकेट कर रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं हम यूरोप जा रहे हैं, हम अमेरिका जा रहे हैं, इजराइल से वो जा रहे हैं। अब आप ये देखिए, उनकी अपनी रिपोर्ट है आज सामने आई है कि हाफ, यानी जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही है उसमें से आधी, कम से कम 50% फर्म्स जो है वो इस वक्त रीलोकेट कर रही है अब्रॉड। कितनी बड़ी ये बात है। और इससे पता है क्या होता है, पूरा एनवायरनमेंट खराब हो जाता है ना, क्योंकि सारी कंपनीज हैं वो एक कनेक्शन और कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही हैं। तो अगर हाफ बाहर चले गए तो एक तो पूरा माहौल खराब हो गया ना। जैसे उन्होंने आगे लिखा भी है, एक तो लॉन्ग टर्म डैमेज टू द टेक इकोसिस्टम, टेक्नोलॉजी का जो इकोसिस्टम है कि यानी ये कंपनी भी यहां पर है, ये कंपनी भी यहां पर है, यानी पूरा एक इंडस्ट्री लगी हुई है ना, पूरी इंडस्ट्री है जो कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही है। तो उसमें से हाफ चले गए तो वो पूरा एनवायरनमेंट जो है वो टेक इको एनवायरनमेंट जो है वो ये टूट जाएगा, और वो टूट रहा है, ठीक है ना। वो तेजी के साथ जब अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो ट्रांसफर कर रही हैं पार्ट्स ऑफ देयर ऑपरेशंस, इन्वेस्टमेंट्स आउटसाइड ऑफ इजराइल, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इजराइल से बाहर निकाल रहे हैं। और उनको बड़ा मसला यह आ रहा है कि सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रही है, और इसका क्रेडिट जब यमन को जाता है। सप्लाई चेन जो डिसरप्शन हो रही है, और इसमें बहुत सारा जो है वो, अब देखना यमन के अटैक्स की वजह से जो एयरलाइंस ने अपने ऑपरेशंस खत्म किए, तो सप्लाई चेन डिसरप्शन, और फिर जो रेड सी में बंदिश हुई, तो अब्रॉड वो अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि कौन से मुल्क में जाकर वो अपनी फैक्ट्रीज लगाएं। तो बहुत सारी जो कंपनीज जो इजराइल छोड़कर गई हैं, उनका ये तरीकाकार एफिशिएंट भी साबित हुआ है कि वो वहां पर अब ठीक तरीके से जो वो काम कर रहे हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कंपनीज के ऊपर अंदर से भी प्रेशर है। जो कंपनीज में काम करने वाले सीनियर एग्जीक्यूटिव जो उनके लोग हैं और उनकी फैमिलीज हैं, वो अपने आप को इजराइल में सिक्योर नहीं समझ रहे। देखिए, जो बड़े टेक एक्सपर्ट्स होते हैं वो अकेले तो काम नहीं कर रहे होते, उनकी फैमिलीज भी उनके साथ शिफ्ट होती हैं। तो वो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और उनकी फैमिलीज वो अब यहां पर वो कह रहे हैं कि भाई हमने यहां पर काम नहीं करना। मिसाल के तौर पर मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी वो इजराइल में भी काम कर रही है, वो जर्मनी में भी काम कर रही है, वो अमेरिका में भी काम कर रही है। तो वो सीनियर टेक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई हमें आप यूरोप भेज दें, हमें यहां पर तैनात नहीं होना, आप हमें अमेरिका भेज दें, किसी और मुल्क भेज दें, ठीक है ना। तो वो इजराइल में काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे कंपनी पर प्रेशर बढ़ रहा है। तो सीकिंग पोजीशंस इन कंपनी ब्रांचेस आउटसाइड ऑफ इजराइल, जो इजराइल के बाहर दूसरी ब्रांचेस हैं, आप हमें वहां पर अपॉइंट करें, हमने इजराइल में काम नहीं करना है। तो ज़ाहिर जबरदस्ती तो फिर उनसे काम करवाया नहीं जा सकता।
सो मल्टीनेशनल कंपनीज इन इजराइल आर रिक्वेस्टिंग टू रीलोकेट अब्रॉड। तो वो बकायदा गवर्नमेंट के साथ जो एक फॉर्मल एक कागजी कार्रवाई होती है वो कह रहे हैं हम यहां से रीलोकेट जो वो कर रहे हैं। वजह क्या है? इंपैक्ट ऑफ द ऑनगोइंग वॉर। ऑनगोइंग वॉर, तो ये इजरायली ज़ाहिर हिस्टोरियंस एक्सपर्ट्स ये लिख चुके हैं कि ये नेतन्याहू की जंग जो है वो इजराइल के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर है। तो ज़ाहिर है इजराइल बहुत बड़ी ताकत है और वो प्रिटेंड कर रहा है कि मैं इधर भी बमबारी कर रहा हूं उधर भी बमबारी कर रहा हूं, लेकिन क्या ये लेबनान पर बमबारी करना ये इजराइल की नई कैपेबिलिटी है? शाम पर बमबारी करना ये इजराइल ने कोई नई कैपेबिलिटी हासिल की है? किसको शक था कि F-35 जाकर वहां बमबारी नहीं कर सकते? और उधर गजा में जेनोसाइड करके ये कौन सी दुनिया की बड़ी ताकत जब वो बनने जा रहा है इजराइल? तो बहरहाल ये जो बड़ी ताकतें होती हैं वो ऐसा नहीं होता कि वो उन्होंने ताकत इस्तेमाल किया और अगले दिन वो खत्म हो गई। सारे इजराइल एक बहुत बड़ी ताकत है, तो उसने ये जो अनजस्टिफाइड अपनी ताकत इस्तेमाल की है इसके कॉन्सिक्वेंसेज आने हैं। इनोवेशन इंजन यानी पूरी इनोवेशन का मरकज है ना वो खत्म हो रहा है इजराइल, और जो इसकी ग्लोबल स्टैंडिंग है वो डैमेज हो रही है। क्योंकि देखें बहुत सारे वेस्टर्न और बाकी मुल्कों ने इजराइल से अभी भी असला ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुल्क जिन्होंने शदीद कंडेम किया है वो भी अंदर खाते इजराइल से असला ले रहे हैं। तो ये ग्लोबल स्टैंडिंग है इजराइल की टेक वर्ल्ड के अंदर, तो वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ डैमेज हो रही है। और फिर ये जो टेक इंडस्ट्री है ये 20% है इजराइल की जीडीपी का, 20%। जर्मनी के कितने बड़े ब्रांड्स हैं कार के, BMW, मर्सिडीज, ये सारे ठीक है कितने बड़े ब्रांड्स हैं, उनका मेरे ख्याल से कोई 5-8% है उनकी जीडीपी के अंदर। इनका 20% यानी मेजर शेयर है इस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का। उनकी टोटल जो एम्प्लॉयमेंट है 13% वो इस पर डिपेंड करती है। तो ये सारा ज़ाहिर है इससे डैमेज होगा। और जो इजराइल की टोटल एक्सपोर्ट है उसमें से हाफ जो एक्सपोर्ट्स है वो तो मेजर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं यानी जो बड़ी टेक कंपनीज है वो कह रही हैं हम जा रहे हैं। अब ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उनको बड़ा चैलेंज आ रहा है यहां पर अपना बिजनेस करने में, अपने ऑपरेशंस को जारी रखने में, क्योंकि सेवरल एयरलाइंस जो है उन्होंने ऑपरेशंस अपने कैंसिल किए, कभी एयर स्पेस बंद हो जाती है, कभी जनाब नेवल सप्लाई रुक जाती है। तो ये जो सप्लाई चेन डिसरप्शन आ रही है इससे उनको मुश्किलात आ रही हैं। और अब आप देखिए इस रिपोर्ट में लिखा है कि ये मल्टीनेशनल कंपनीज ये बैंकरप्टेंसी जो है वो देख रहे हैं कि ये दिवालिया इनका इजराइल में निकल जाएगा। 8,300 वर्कर 2025 के अंदर जो है ये छोड़ गए। 8,300 वर्कर जो है वो इस साल इजराइल को छोड़ गए हैं। ये कितनी बड़ी बात, मतलब बहुत बड़े नंबर्स है ना। आप जो हाईली स्किल्ड पीपल है उनकी बात कर रहे हैं। 8,300 यानी पिछली डेकेड के अंदर इजराइल के टेक सेक्टर ने एक्सपैंड किया है, लेकिन अब वो तेजी के साथ जब वो श्रिंक कर रहा है, सुकड़ रहा है और यहां से डिपार्चर हो रहा है। तो इजरायली जो नए स्टार्टअप्स हैं वो भी यहां पर नहीं ओपन हो रहे हैं, बल्कि वो ये प्रेफर कर रहे हैं कि वो दूसरे किसी मुल्क में, खासकर वो अमेरिका में इसको जब वो कह रहे हैं कि भाई अमेरिका ठीक है, वहां पर जो सप्लाई चेन है, वहां पर जो रेगुलेटरी सिस्टम है, वहां पर जो टेक एनवायरनमेंट है वो बेहतरीन है। तो जो नए टेक स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं वो भी क्या है कि वो अब्रॉड और अपनी इन्वेस्टमेंट्स बाहर वो कर रहे हैं। ग्रेजुअली ड्राइंग इनोवेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आउट ऑफ इजराइल। क्या है? इनोवेशंस और इकोनॉमिक एक्टिविटी वो इजराइल से बाहर निकाल रहे हैं, यहां से विड्रॉ कर रहे हैं। फ्यूलिंग कंसर्न के लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेंथ है इजराइल की लोकल हाई टेक इकोसिस्टम की वो डिस्ट्रॉय हो रही है। ये मुख्तसरन इजराइल की अंदरूनी हालत हमने आपके साथ शेयर की है। चाइना की बड़ी एक्सरसाइज, चाइना लॉन्चेस वॉर गेम्स अराउंड ताइवान एज आइलैंड्स वॉर्स टू डिफेंड डेमोक्रेसी। वॉर गेम्स क्या होती हैं? यानी आप ऑप्शंस कि कहां से हमला करना है, कैसे हमला करना है, ठीक है ना, ये सारी वॉर गेम्स के अंदर आती हैं। वॉर गेमिंग, ठीक है ना, ऑप्शंस वो देख रहे होते हैं। तो वॉर गेमिंग ड्रिल्स शुरू हो गई हैं। क्या हम ब्लॉकेट करके अटैक करेंगे? क्या होगा? ये सारी वॉर। चाइना होल्ड्स मिलिट्री ड्रिल्स अराउंड ताइवान एज वार्निंग टू सेपरेटिस्ट फोर्सेस। बीबीसी। अल जजीरा। चाइना लॉन्चेस ड्रिल्स अराउंड ताइवान इन स्टर्न वार्निंग टू एक्सटर्नल फोर्सेस। द गार्डियन। चाइना लॉन्चेस लाइव फायर ड्रिल्स अराउंड ताइवान सिमुलेटिंग ब्लॉकेड ऑफ मेजर पोर्ट्स। यानी इसमें चाइना यह भी कंसिडर कर रहा है कि अगर उनकी मेजर पोर्ट्स को हमने ब्लॉक करना है, क्योंकि सप्लाई तो इधर ही आ रही होगी ना, तो मेजर पोर्ट्स को कैसे ब्लॉक किया जाएगा, यह भी आज के एक्सरसाइज में वो देख रहे हैं। CNN। चाइना अनाउंसेस वॉर गेम्स अराउंड ताइवान आफ्टर हिटिंग आउट एट मेजर यूएस आर्म्स डील। 48 घंटे पहले उन्होंने अमेरिका की जो मेजर कंपनीज हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं, जो कि बहुत बड़ा इकदाम है। और अब उन्होंने ये ड्रिल्स, तो ये जवाब है। फ्रांस का मीडिया, चाइना कंडक्ट्स लार्ज स्केल ताइवान ड्रिल्स
और इसमें उन्होंने लिखा है कि आर्मी, नेवल, एयरफोर्स, आर्टिलरी यूनिट्स, ये सारे उन्होंने ताइवान को घेर लिया है। और ताइवान ने कहा कि ये जो ट्रूप्स डिप्लॉय कर रहा है चाइना, ये रिहर्सल कर रहा है अटैक की, ठीक है ना, ये हमारे ऊपर अटैक की रिहर्सल यहां पर हो रही है। तो एयर स्पेस और इन वाटर्स को रिस्ट्रिक्टेड एरिया करार दिया गया है, कोई जहाज इधर ना आए, कोई बहरी जहाज अब इधर ना आए, लाइव फायर एक्सरसाइजेस इसमें होंगी, रिस्ट्रिक्टेड जोन्स उन्होंने अनाउंस किए हैं, और ज्वाइंट फोर्सेस डिप्लॉयड अराउंड ताइवान, पूरे आइलैंड को इस वक्त घेर लिया गया है। इसमें मिसाइल फोर्सेस भी शामिल होंगी, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होंगी, और बड़ा इसका जो नाम है, कोड नेम जो इसको दिया गया है, जस्टिस मिशन 2025, ये ड्रिल्स है, यानी साल के आखिर में भी, आखिरी 48 घंटों में भी वो यहां पर ताइवान को उन्होंने घेरे में ले लिया, यानी 2025 का इख्तिताम भी शदीद तरीन एस्केलेशन से हो रहा है। तो कोड नेम जस्टिस मिशन, यानी ये हमारे इंसाफ का ये रास्ता है। सो चाइना वॉन्स यूएस आर्म सेल टू ताइवान आर स्पीडिंग अप थ्रेट ऑफ वॉर। ये जो अमेरिका ने असला दिया उसके बाद जंग के खतरात बहुत ज्यादा बढ़ गए, और उन्होंने कहा कि ये असला देने से ताइवान की जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं उनकी एरोगेंस और बढ़ेगी, ये चाइना ने कहा। और उन्होंने कहा कि ये अमेरिका का एकदम बहुत प्रोवोकेटिव है और अमेरिका अपने रॉन्ग एक्शंस को करेक्ट करे, और ये अंडरमाइन कर रहा है पीस और स्टेबिलिटी को, यानी जंग। उधर नॉर्थ कोरिया ने लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल लॉन्च कर दिए, किम जोंग अन ने पूरा इसको ओवरसी किया, ठीक है ना, सुपरवाइज किया लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल्स को, और ये न्यूक्लियर कैपेबल हैं, ठीक है ना, और इसमें उन्होंने कामयाबी के साथ जाकर टारगेट्स को हिट किया है, यानी ये तजर्बा, तो हर चौथे दिन वो कोई तजर्बा कर रहे हैं। ये पार्ट है सीरीज ऑफ हाई प्रोफाइल इवेंट्स अटेंडेड बाय किम, अंडरस्कोरिंग बोथ मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम पिछले 4 दिनों में किम जोंग अन की एक्टिविटीज देखें, पहले वो न्यूक्लियर सबमरीन, उधर उन्होंने जाकर विजिट किया, फिर वो बैलिस्टिक मिसाइल की फैक्ट्री में गए, आज उन्होंने स्ट्रेटेजिक जो क्रूज मिसाइल लॉन्च किए हैं, ठीक है ना। तो नॉर्थ कोरिया जो इस वक्त भरपूर तैयारी में, ग्रेट सेटिस्फैक्शन उन्होंने शो की किम जोंग अन ने के बड़े जबरदस्त मिसाइल्स हैं। तो हम जो है वो अनलिमिटेड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर कम्बैट फोर्सेस की जारी रखेंगे, इंक्रीजिंग मिलिट्री एक्टिविटी अहेड ऑफ पार्टी कांग्रेस। मिलिट्री एक्टिविटी पूरे पैसिफिक के अंदर जब बढ़ रही, ये इस वक्त दुनिया के तेजी से खराब होते हुए हालात हैं। 2025 का इख्तिताम भी ऐसी एस्केलेशन से हो रहा है जो एक आलमी जंग की तरफ जब उसका एक फ्लैश पॉइंट है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।